जय हिंद, वंदे मातरम। सर्वदृष्ट तरंग द्वारा जुड़ने वाले युवा प्रतिभागीगण, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ, सजग व सक्रिय होंगे। आपकी स्वस्थता, सजगता एवं सक्रियता आपके परिवार, समाज एवं राष्ट्र को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित हो। इसी उम्मीद रूपी नौका पर सवार होकर तथ्यों के महासागर में हम जुड़ते हैं उस तथ्यों के समूह से जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है। तो आइए इस कड़ी में हम लाइनर प्रश्नों से जुड़ेंगे जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए जुड़ते हैं प्रथम प्रश्न से। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? उत्तर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तात्पर्य है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एक सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसको एक नाम दिया गया था और वह नाम क्या था? सिंगुलैरिटी। अर्थात सिंगुलैरिटी के नाम से उस पिंड को जाना जाता था जो कि अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान का था। उसमें एक विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, जिसके पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार आरंभ हुआ और इसी को बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि तारों का रंग किसका सूचक होता है? अर्थात तारे में जो रंग होते हैं वे रंग किसके प्रतीक होते हैं? उत्तर है कि उसके अंदर निहित जो ताप है उसका ही संकेतक तारों के रंग होते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? उत्तर है सूर्य ही पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? उत्तर है बुध ही सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। अगला प्रश्न है कि हमारी आकाश गंगा जो कि दुग्ध मेखला है किस आकार की है? अर्थात हमारी जो आकाशगंगा दुग्ध मेखला है उसका आकार कैसा है? उत्तर है अंडाकार या सर्पिलाकार ही हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला का आकार है। अगला प्रश्न कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है और परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? उत्तर है कोपरनिकस को। पृथ्वी गोलाकार है सर्वप्रथम किसने कहा था? उत्तर है पाइथागोरस ने। अगला प्रश्न है कि तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? उत्तर है कि तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर ही उसकी आयु ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला की जो केंद्र है, अर्थात हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला की केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगाता है? प्रश्न बहुत ही सुंदर है कि हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? उत्तर है लगभग 25 करोड़ वर्ष। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? प्रश्न एक बार पुनः कि सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर होगा कि नाभिकीय संलयन द्वारा ही सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? अर्थात सूर्य से सबसे निकट स्थित तारा जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी 4.24 प्रकाश वर्ष है।
अगला प्रश्न है जो कि अति महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो परिक्रमा सूर्य की परिक्रमा करते हुए जो अपनी धुरी पर घूमती रहती है उसका वेग क्या होता है। अर्थात पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करते हुए जो चक्कर लगाती है उसका वेग क्या होता है। उत्तर है 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। तो इसका उत्तर है कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। 14.96 करोड़ किलोमीटर ही पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। सूर्य का व्यास कितना है। उत्तर है 13 करोड़ 92 हजार किलोमीटर सूर्य का व्यास है। अगर हम केंद्रीय घनत्व की बात करें तो सूर्य का केंद्रीय घनत्व 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और जो जहाँ तक सूर्य की रासायनिक घटकों की बात है तो इसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% होते हैं। सूर्य की आयु लगभग बताया गया है 5 बिलियन वर्ष। सूर्य के प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगला प्रश्न है कि दिन और रात किस कारण होते हैं। उत्तर है पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन करने के कारण ही दिन रात होते हैं। ऋतु परिवर्तन का जहाँ तक बात है तो ऋतुएं बदलती हैं पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण। और इससे संबंधित जो एक छोटा सा टॉपिक है वह है परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल। कोई ग्रह जब आपके अक्ष पर घूमता है तो उसे परिभ्रमण काल अर्थात रोटेशन कहते हैं तथा जो वह सूर्य की परिक्रमा करता है अपने अक्ष पर घूमते हुए उसे परिक्रमण काल कहते हैं। अर्थात परिभ्रमण और परिक्रमण में ये अंतर है कि अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण कहते हैं और अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल का जो अधिकतम द्रव्यमान किसमें निहित होता है। उत्तर है कि हमारे सौरमंडल का अधिकतम जो भार है द्रव्यमान है वह 99.86% है। यह सूर्य में ही निहित होता है। अर्थात सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान सूर्य में ही निहित है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है। उत्तर है शुक्र और ग्रह के बीच। सूर्य से ग्रहों की दूरी के अनुसार यदि हम बात करें तो इसमें सबसे सूर्य से नजदीक का जो ग्रह है वह है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। अर्थात सबसे दूर का ग्रह है वह है प्लूटो। दूरी के अनुसार एक बार क्रम है जो आरोही क्रम में है वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। अगर घनत्व की दृष्टि से करें या आकार की दृष्टि से, घनत्व की दृष्टि से यदि देखें तो आरोही क्रम में आता है पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि। अर्थात घनत्व के अनुसार नंबर 1 पृथ्वी है, 2 बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर मंगल है। जहाँ तक आकार की बात है तो आकार के अनुसार जो आरोही क्रम है वह इस प्रकार है बृहस्पति, शनि, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अर्थात सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति है, उसके बाद शनि, उसके बाद वरुण और उसके बाद से अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र,
मंगल और अंत में बुध है। जहाँ तक परिक्रमण काल का प्रश्न है तो इस संदर्भ में तथ्य है कि बुध जो ग्रह है वह परिक्रमण काल सबसे कम लेता है, अर्थात परिक्रमण में सबसे कम समय बुध का है और सर्वाधिक समय वरुण का होता है। यदि आरोही क्रम में बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस और नेपच्यून। परिभ्रमण के अनुसार अगर आरोही क्रम की बात करें तो इस संदर्भ में तथ्य है कि सबसे नंबर 1 बृहस्पति आता है, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र आते हैं। अगला प्रश्न है कि वे 2 ग्रह जिनकी कोई उपग्रह नहीं है वे हैं बुध और शुक्र, अर्थात बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं किस पर? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है कि जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह नाम क्या है? उत्तर है हरित ग्रह, अर्थात पृथ्वी को हरित ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? उत्तर होगा कि बृहस्पति का जो वलय होता है वह सिलिकेट का बना होता है, अर्थात सिलिकेट से निर्मित बृहस्पति का वलय होता है। अगला प्रश्न है कि टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? उत्तर है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? उत्तर है नेमेसिस को सूर्य का जुड़वा तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय हैं वे हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं? उत्तर है सिरेस सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह है। सौर परिवार का दूसरा बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अगला प्रश्न है कि फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? उत्तर हैं मंगल ग्रह के उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को ही होता है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति सबसे अनुकूल है। और सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? लगभग 6000 सेंटीग्रेड। सूर्य ग्रहण अमावस्या को और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, अर्थात दोनों जो सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है इनकी जो अवधि है वह अमावस्या के सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हमेशा होता रहता है। अगला प्रश्न है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? उत्तर है प्रकाश वर्ष के द्वारा ही तारों के मध्य की दूरी ज्ञात की जाती है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारे की जब बात की जाती है तो उसमें नाम आता है इकारस का, और उल्का कहते हैं। टूटते हुए तारे को उल्का के नाम से जानते हैं। जहाँ तक क्षुद्र ग्रह की बात है उससे हम मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह की संज्ञा देते हैं। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करता है? ध्रुव तारा जो है वह किस तारामंडल की ओर संकेत करता है? उत्तर है सप्तर्षि तारामंडल की ओर ही ध्रुव तारा संकेत करता है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तर होगा कि उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पीरे ने की थी और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि ओजोन छिद्र की खोज कब हुई थी और किसके द्वारा? उत्तर है कि ओजोन छिद्र की खोज वर्ष 1984 ईस्वी में
बी गार्डिनर, जोसेफ फॉरमैन तथा जे संकलिन अर्थात 3 वैज्ञानिकों के द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। 1984 ईस्वी में बी गार्डनर, जोसेफ फॉरमैन तथा जे संकलिन के द्वारा। तो इस प्रकार आप जुड़ते रहे, सुनकर याद करें, लिखकर तैयार करें तथ्य से। और अगली कड़ी में हम जुड़ेंगे पृथ्वी की गतियों और अक्षांश एवं देशांतर से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों से। तो उस घड़ी तक के लिए हम विदा लेते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।